हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक जे विथ अस माय डियर। इट्स अबाउट मी माई सेल्फ धीरेन क्षेत्रपाल। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी केमिस्ट्री से कर रखा है। आईआईटी जैम रैंक मेरी 694 रही है। मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैंने पढ़ाया है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करके। दैट इज़ हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप है। फटाफट से आप डाउनलोड करें। आप तो खुद तो डाउनलोड करें ही करें, अपने फ्रेंड्स को भी डाउनलोड करने के लिए कहें। क्यों आप हमसे जुड़ेंगे, क्या रीजंस हैं अनअकैडमी से जुड़ने के। तो देखिए माय डियर, दे आर द वेरियस रीजन टू कनेक्ट विद द अनअकैडमी, बट द सम ऑफ द रीजंस आर द डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमसे डायरेक्टली लाइव क्लासेस के थ्रू कनेक्ट करता है। हम आपसे इंगेज होते हैं। आपके जो भी मन में डाउट होते हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर्स में हम लोग पोलिंग करते हैं। पोलिंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है? पोलिंग का जो मुझे सबसे अच्छा फ़ायदा लगता है कि आप लोग ने कितने % बच्चों ने एक सवाल को सही किया या गलत किया, और उसके अलावा ये भी पता चलता है कि जिस बच्चों ने सवाल सही किया है उस सवाल को उसने कितने सेकंड्स में ख़त्म किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस एग्ज़ाम में स्पीड का बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट इज़ आवर लाइव टेस्ट एंड क्विज। ठीक है, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का मौका मिलता है। आप हमारे साथ जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आप मॉक टेस्ट देंगे और क्विज देंगे। मॉक टेस्ट और क्विज देने से होगा क्या? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपकी एनालिसिस कितनी है, आपकी पढ़ाई कितनी चल रही है, आपको भी कितनी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको हमेशा रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हमारा जितना भी प्लान है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान है। दैट मीन्स जब भी आप हमसे प्लान से सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप पहले क्लासेस लेंगे, उसके बाद उसमें रेगुलर टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका डीपीपी सॉल्व होगा, डेली डाउट क्लासेस होंगे। सब एक स्ट्रक्चर पी प्लान है कि पहले क्या एंड देन क्या। इससे होगा ये कि हम और आप मिलके एग्ज़ाम की एकदम बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ माय डियर अनलिमिटेड एक्सेस। नॉर्मली होता क्या है, किसी रीज़न से अगर आप हमारी वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप हमारी डेली लाइव क्लासेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मल कोचिंग्स में क्या होता है, जहां आप ऑफलाइन जाते हो तो नॉर्मल कोचिंग में कभी कभी इन केस अगर आपकी क्लास छूट जाती है और आपको पता है कि वो आज आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी रीज़न से आपने उस क्लास को छोड़ दिया तो आप उसको अटेंड दोबारा नहीं कर पाओगे, और आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन अनअकैडमी कहती है कि एजुकेशन से कोई कम मजाक नहीं, एजुकेशन सबसे ऊपर होनी चाहिए। आप जब भी हमारी रिकॉर्डेड क्लास देखना चाहें, आपको लगता है कि टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहिए, टॉपिक मेरा छूट गया है, तो आप अपने कंफर्टेबल जोन से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमसे जुड़ने के लिए हमारी बहुत ही कम इकोनॉमिकल फ़ीस है, बहुत ही इकोनॉमिकल फ़ीस है। माय डियर, मैं इकोनॉमिकल वर्ड क्यों यूज़ करता हूँ तो उसके पीछे रीज़न ये है कि इंडिया की जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपसे 1.5 से 2 लाख रुपए अप्रॉक्स साल का ले जाते हैं। अनअकैडमी वहीं से आपसे ओनली एंड ओनली सिर्फ 30K लेती है, 30,000 लेती है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं आपको और डिस्काउंट चाहिए तो हमारे यहाँ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है, और वो आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ कोड इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। जैसे ही आप इस कोड को डालेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस 10% के डिस्काउंट में आपकी फ़ीस फाइनली हो जाएगी 27K। 27K में आप तीनों सब्जेक्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और n नंबर ऑफ फैकल्टीज़ के साथ अटैम्प्ट कर सकते हैं। किसी फैकल्टी का आपको कुछ अच्छा लग रहा है, किसी फैकल्टी का कुछ अच्छा लग रहा है, तो सब के साथ मिक्स होके आप जितनी बार पढ़ना चाहें उनसे पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली इन 27,000। ठीक है बच्चे, अगर आपके पास समय है, आपके पास मौका है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास 2 साल का है टाइम है, या आप 1 साल और ड्रॉप करना चाहते हो, तो मेरी मानो तो 12 मंथ की जगह आप 24 मंथ वाला प्लान लो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप देख सकते हो, ओनली एंड ओनली डिफरेंस सिर्फ 5K का है, दैट इज़ 5,000 का है अप्रॉक्स। अब 5,000 के डिफरेंस में आप हमसे 12 मंथ की जगह 24 मंथ के लिए कनेक्ट हो रहे हो।
तो फ्यूचर प्लानिंग आप आज से ही डिसाइड करोगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपके पास समय है तो एटलीस्ट 2 साल के प्लान के लिए आप सोचो। और अगर आपको इस छोटे से अमाउंट को भी देने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे यहाँ EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। EMI हमारी 6 मंथ पे के बेसिस पे, 12 मंथ और 24 मंथ के बेसिस पे EMI चलती है। अब आप सोचो कि EMI अगर मैं निकालता हूँ तो पर मंथ की EMI सिर्फ और सिर्फ 2250 रुपये आ रही है। अब आप सोचिए 2250 में तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, इससे इकोनॉमिकल शायद ही कुछ हो सकता है। ठीक, वेलकम 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 टू द सीरीज ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स। जैसे आपको पता है कि मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की सीरीज शुरू की है। मेरा मोटिव हमेशा यही होता है कि जो चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उसको कवर कराऊं। सारा चैप्टर तो नहीं कवर कराऊंगा, लेकिन हर एक चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ज़रूर कवर कराऊंगा। ठीक है, इस सीरीज़ के दौरान मैंने बहुत कुछ पढ़ा रखा है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैंने पूरा केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से ख़त्म किया है, मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अच्छे से ख़त्म किया है, और अब मैं मूव कर रहा हूँ ऑर्गेनिक की तरफ। ठीक है, ऑर्गेनिक में जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, जहाँ से ऑर्गेनिक स्टार्ट होती है, दैट इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज़ GOC अपन लोग शॉर्टकट में बुलाते हैं। आज GOC का पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़ते क्या हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि GOC को पढ़ने के लिए आपकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आपको केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप GOC को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे, जिन्होंने भी केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो नहीं देखी है पहले आप उसको देखो, उसके बाद GOC को पढ़ो तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक मैंने नाम दिया द बेसिक। द बेसिक मतलब आपको सिर्फ आज छोटी छोटी वो नॉलेज लेनी है जो कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मान के चलूँगा कि हाँ आपको आती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पढ़ानी हैं। कुछ ऐसे टेक्निक सिखाने हैं, कुछ ऐसे ट्रिक पढ़ानी है आपको, जिससे आपका क्वेश्चंस नैनो सेकंड्स में ख़त्म हो जाए। मेरा हमेशा मोटिव रहता है कि क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करो तो कम से कम टाइम में सॉल्व करो। जितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना टाइम आप बचाओगे, और वो बचा के टाइम आप अपना मैथ्स और फिजिक्स में लगाओगे। अब आप सोचो कि अगर केमिस्ट्री का टाइम आपने बचाया तभी आप मैथ्स फिजिक्स ले सकते हो। इसलिए कहते हैं कि केमिस्ट्री जो है वो बैकबोन है। केमिस्ट्री को असल में बैकबोन इसीलिए बुलाया जाता है कि केमिस्ट्री बहुत सिंपल होती है। इसमें से करीबन 30 से 35 सेकंड में एक क्वेश्चन को लगाया जा सकता है एवरेज पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का द बेसिक। बेसिक के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, क्या है बेसिक, कैसे पढ़ना है बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो आज का बेसिक का सबसे पहला टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है बॉन्ड का क्लीवेज। बॉन्ड का क्लीवेज वर्ड आया है बॉन्ड के तोड़ने से। क्लीव का मतलब होता है तोड़ देना। ठीक है, अब नॉर्मली बॉन्ड के क्लीवेज दो बात पे डिपेंड करते हैं। एक क्लीवेज होता है आपका होमोलिटिक क्लीवेज, और दूसरा होता है आपका हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, क्या वर्ड होता है होमो और क्या वर्ड है हेट्रो। तो जब भी कभी भी क्लीवेज इस तरह हो कि बॉन्ड के टूटने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सिमेट्रिकल हो। क्या बोला, जब भी मैं किसी बॉन्ड को तोड़ूं और बॉन्ड के टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। कैसा हो बेटा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो उस केस में जो क्लीवेज माना जाता है वो हमारा होमोलिटिक क्लीवेज कहलाता है। सिमेट्रिकल मतलब एक बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ए और बी आपस में जब दोस्ती कर रहे थे तो जस्ट इमेजिन करना कि 10 रुपये इसका लगा था और 10 रुपये इसका लगा था। ठीक है, अब जब दोस्ती टूट गई तो वापस दोनों को अपने 10 मिल गए। मतलब ना किसी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिले और ना किसी को कम इलेक्ट्रॉन मिले। इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जब बॉन्ड तोड़ा तो आपस में अपनी मर्जी से हम लोगों ने मिल के बॉन्ड तोड़ा है, दोनों की सहमति है, इसलिए बॉन्ड टूटा है। दैट इज़ नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज। जबकि जब भी आप कभी भी हेट्रोलिटिक क्लीवेज की बात करते हो बेटा, तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज में बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है।
अब मैं बॉन्ड का क्लीवेज अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहा हूँ? अनसिमेट्रिकल का मतलब जब भी कोई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होने का मतलब टूटने के बाद किसी को कम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और किसी को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन प्योरली ना होना या अनसिमेट्रिकल होना। जैसे इमेजिन के तौर पर समझिएगा ये बात, मैंने एजम्पशन लिया कि B ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है A से, तो आपको सबको केमिकल बॉन्डिंग से डेफिनेशन पढ़ के आए हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लोगे इस बात को? अब अगर ऐसा है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट लगाऊं तो B जो है वो इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा A के, इस वजह से B पे कौन सा चार्ज आएगा? पार्शली नेगेटिव का चार्ज आएगा। और A पे बेटा चार्ज कौन सा आएगा? तो आएगा पार्शली पॉजिटिव का। ठीक है, इसके टूटने के बाद A पे फाइनली कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और B पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? नेगेटिव। अब A पे पॉजिटिव आया और B पे नेगेटिव आया, इसका मतलब ये हुआ कि A से इलेक्ट्रॉन्स पहले से कम हो गए और B पे इलेक्ट्रॉन पहले से ज़्यादा हो गए। अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से कम हुई है इसलिए उस पर कौन सा चार्ज आया है बेटा? उस पर पॉजिटिव का चार्ज आया है। और ऐसे ही जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज़्यादा हुई है उस पर कौन सा चार्ज आया है बेटा? तो नेगेटिव का चार्ज आया है। तो ओवरऑल इतनी बात याद रखनी है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या होमोलिटिक क्लीवेज। और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसको बोलते हैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज का मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। होमोलिटिक क्लीवेज का मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लेट सपोज करिए मुझसे कहा किसी ने कि Cl को तोड़िए। अब मुझे पता है कि जब मैं Cl को तोड़ूंगा तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0 है। इस 0 होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स टूटेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में टूटेंगे। इट्स समथिंग लाइक बॉन्ड का एरो जाता है कुछ ऐसे। इस स्टाइल को हम लोग फिश हुक स्टाइल बोलते हैं। और जब ये बॉन्ड कभी भी टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। इसी सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को अपन लोग नाम देते हैं केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल्स। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, जबकि यही चीज़ अगर मैं आपको हेटेरोलिटिक के लिए पढ़ाऊँ तो हेटेरोलिटिक में बेटा एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लिया मैंने एग्जाम्पल ले लिया HF का। अब H और F, अब लॉजिक सोचना, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से और किसी रीज़न से मुझे बॉन्ड को तोड़ना पड़ रहा है, तो H पे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव, और F पे कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। इससे जो पैदा होते हैं वो कार्बोकटायन, कार्बा अनायन, या यूँ कहूँ कि आयनिक चार्ज पैदा होते हैं। क्या पैदा होते हैं? आयनिक चार्ज पैदा होते हैं। या यूँ कहूँ कि इसमें फॉर्मेशन होता है कार्बोकटायन का एंड दूसरा फॉर्मेशन होता है कार्ब एनायन का। इन दो का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ हेटेरोलिटिक सिस्टम। ठीक है, जबकि होमोलिटिक में किसका फॉर्मेशन होता है? तो आंसर इज बेटा फ्री रेडिकल का सिस्टम होता है। ठीक है, ये बेसिक बात थी होमोलिटिक के बारे में और हमने हेटेरोलिटिक के बारे में ऐसे पढ़ा। अब हमको जो बेसिक पढ़ना है इसके अलावा कि होमोलिटिक को और कैसे समझते हैं और इसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्या इसकी ज्योमेट्री होती है, तो थोड़ी बात जान लेते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ होमोलिटिक के अंदर, तो होमोलिटिक के अंदर ये आपका रेडिकल सिस्टम होता है। और रेडिकल सिस्टम की वजह से बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है? तो आंसर इस बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और 3 सिग्मा बॉन्ड की जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। तो इसकी हाइब्रिडेशन आप क्या बोलोगे? sp2। आप सभी को पता है अगर इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी तो एंगल करीबन कितना जाएगा? 120 डिग्री के नियरली एंगल जाएगा। ठीक है, और अगर मैं शेप की बात करता हूँ तो इसकी शेप जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगी। ट्राइगोनल प्लेनर की शेप है, एंगल 120 डिग्री का है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए इसको हमने नाम दिया sp2। अब आप सोच रहे होंगे इस रेडिकल को कंसीडर नहीं किया, तो हाँ, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है कि कब रेडिकल के इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करते हैं
और कब कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अगर यही सेम एग्जाम्पल मैं ऐसे ले लूँ और ये रेडिकल है और इस टाइम आपसे कोई हाइब्रिडेशन पूछे तो आंसर होगा सर 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 रेडिकल, और इस केस में आपका सम 4 का हो जाएगा, मतलब sp3 हो जाएगा, और sp3 हो जाएगा तो एंगल नियरली 109 डिग्री 28 मिनट के करीब आएगा। आप देख पा रहे हैं, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ कि कब हमको रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर करना है और कब कंसीडर नहीं करना है। तो देखिए, जब कभी भी साइड एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या बोला, जो साइड एटम है उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो जाए, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से ज़्यादा हो जाए, उस केस में आप रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा मानोगे। लेकिन अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम से कम रहे तो आप उस केस में रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा नहीं मानोगे। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हम रेडिकल को हिस्सा मान रहे हैं और यहाँ पे हिस्सा नहीं मान रहे हैं। तो जनरली चूँकि आप ऑर्गेनिक टच में हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसा पढ़ाया जाता होगा कि रेडिकल क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे। ओके, वहीं अगर मैं हेटेरोलिटिक क्लीवेज की बात करता हूं, और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में मैं बात कर रहा हूं कार्बोकटायन की, तो सभी को पता है जब किसी रीजन से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको बोलते हैं कार्बोकटायन। जैसे एग्जांपल के तौर पर यार, ये कुछ बॉन्ड आपकी ऐसी रही होगी और ये बॉन्ड टूट गया, अब आपको पता है कि अनसिमेट्रिकल क्लीवेज हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा क्या पैदा हुआ, कार्बोकटायन पैदा हुआ। अब इस कार्बोकटायन में कितने सिग्मा बॉन्ड है बेटा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, और 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब ये क्या हो गया, sp2 हो गया, और sp2 का मतलब हो गया एंगल कितने का बना, उसने 180 का बनाया, मतलब ये भी अपने एक प्लेन में है। इस प्लेन को अपन लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कार्बोकटायन जो है वो हमेशा नेचर में क्या होते हैं, sp2 होते हैं, ठीक है, एंगल 120 के करीब का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, और ये प्लेन में आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, 120 का एंगल बन रहा है, इसलिए इसको नाम दिया हमने ट्राइगोनल प्लेनर। ये हमारी किसकी कहानी थी, कार्बोकटायन की कहानी थी। कार्बन आयन में थोड़ी सी कहानी डिफिकल्ट होती है, अभी इसको बाद में आप समझ पाओगे, लेकिन अभी बस ऊपर समझो आप। कार्बन आयन में जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो डिपेंड करता है कि लोकलाइज्ड हैं कि डीलोकलाइज्ड हैं। क्या बोला, ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये लोकलाइज्ड हैं कि डीलोकलाइज्ड हैं। अभी इसकी बात आपको थोड़ा कम समझ में आएगी, जब हम लोग रेजोनेंस पढ़ लेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अभी बस आप ये मान के चलो कि आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है, और इस केस में आप हमेशा जब भी निकालोगे तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर की वजह से सम हो जाएगा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल, और एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो ये अभी ऊपर से बेसिक हमने देखा कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी हाइब्रिडाइजेशन देखी, एंगल देखा, शेप देखी। कार्बन आयन के बारे में भी ऊपर देखा, लेकिन मैंने अभी डेप्थ में नहीं घुसा हूँ, वो रेजोनेंस जब मैं पढ़ाऊँगा तब मैं घुसूँगा। अभी तो मैं आज सिर्फ टॉपिक का नाम ही दिया है, द बेसिक्स, जिसकी छोटी छोटी ज़रूरत होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। ओके, अब इन तीनों को हम लोग बुलाते हैं इंटरमीडिएट। क्या बुलाते हैं, जैसे कार्बोकटायन, कार्बा अनायन, फ्री रेडिकल, ये आपके इंटरमीडिएट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हमको मेन जो पढ़ना होता है वो इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ना होता है, मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बा अनायन की स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन उनको समझने के लिए कुछ और भी बेसिक्स टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ना ज़रूरी हैं। उस बेसिक टॉपिक में सबसे पहला आएगा, इस टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के बारे में अपन लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल बोलो या आप पहले इसे पढ़ ले, काम करो, आप स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट लिख लो,
और इस इंटरमीडिएट के अंदर आपको मेन 4-5 टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे आपको पढ़ना है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपको पढ़ना है रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, तीसरा पढ़ना है आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रॉस कॉन्जुगेशन, उसके बाद पढ़ना है आपको रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं यार, ये सारे टॉपिक्स जो हैं, या और आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सारे छोटे छोटे इफेक्ट्स जो हैं ये हमको हेल्प करते हैं इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है। मैं एकदम बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नाम ही इसका दिया है द बेसिक, तो मैं इसमें शुरुआत कर रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। और जो मैं बताऊँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। इंडक्टिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हमको देखना है, हम सीखने जा रहे हैं। तो पहले आप तो ये डाल दीजिए हेडिंग, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव वर्ड जो आया है वो इंडक्शन से आया है, और इंडक्शन वर्ड होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स का सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूवमेंट होता है। क्या बोला? ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मूवमेंट दिखाएंगे। किसके थ्रू? याद रखना हमेशा, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा। इसी मूवमेंट और फ्लो की वजह से इंडक्शन पैदा होगा, मतलब चार्ज पैदा होगा। इसी चार्ज के फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर कट है? मैं बेसिक डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूँ क्या होती है फलाना, मैंने बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा उसको, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना वाया सिग्मा बॉन्ड। जैसे एग्जांपल दे देते हैं, चलिए यहाँ पे बेटा मान लो पार्शली नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पार्शली पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ थोड़ा पार्शली पॉजिटिव पॉजिटिव डबल डैश, यहाँ ट्रिपल एंड सो। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि हेलोजन जो है यहाँ पे, चाहे फ्लोरीन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, ये दीज आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेरिजन टू द कार्बन, ठीक है। अब अगर कार्बन के कंपेयर में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखता हूँ तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो तीन मैंने आपको बताए ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा? पार्शली नेगेटिव आएगा, और इस पार्शली नेगेटिव की वजह से, इस पार्शली नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का खिंचाव पड़ेगा। खिंचाव कैसे पड़ेगा? तो देखिए ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, थोड़ी देर के लिए इसको कार्बन नंबर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोल रहा हूँ, इसको 3 बोल रहा हूँ और इसको 4 बोल रहा हूँ। ये जो पार्शली नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ये इसके 1 के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, 1 वाले का असर हल्का सा 2 पे पड़ेगा और 2 वाले का हल्का सा असर 3 पे पड़ेगा। तो 1 वाले से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे खींचे जा रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है? इंडक्शन हो रहा है। इस इंडक्शन की वजह से चार्ज पैदा हो रहा है, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को वाया कौन से बॉन्ड से हो रहा है बेटा? तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। किस बॉन्ड के थ्रू हो रहा है बेटा? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक ही लाइन में आंसर देना है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, ठीक है, ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। फ्लो इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर इंडक्शन पैदा होता है, और इंडक्शन इस वजह से पैदा होता है कि दो स्पीशीज के बीच में स्लाइटली सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक। दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यहाँ पे थ्रू वाया सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये 2 तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा होता है मेरा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है।
पहले हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। ठीक है, मान लीजिएगा ऐसे कोई ग्रुप लगा है और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा है, और ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की हिंदी होती है कि ऐसे ग्रुप जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकें। जब भी ये ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो डोनेट की वजह से इस पे पार्शली पॉजिटिव का चार्ज आएगा और इस पे थोड़ा पार्शली नेगेटिव का चार्ज आएगा। ये थोड़ा सा असर इस पे पड़ेगा, पार्शली डेल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शली डबल डैश नेगेटिव आएगा। मान लेते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये कार्बन नंबर 4 है। तो जब कभी भी कार्बन की चेन से एक ऐसा ग्रुप लग जाए जिसका काम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का हो वाया वेरियस रीजन, वाया वेरियस फैक्टर, और इस वजह से उस ग्रुप पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाए तो पार्शली पॉजिटिव का चार्ज डेवलप हो जाए, और जो चेन है उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाए तो पार्शली नेगेटिव का चार्ज डेवलप हो जाए, इस फिनोमेना को अपन लोग प्लस आई इफेक्ट बुलाते हैं। अब यहाँ पे प्लस किसके रेफरेंस में होता है तो ये बात याद रखने वाली बात है, कार्बन की चेन से जो ग्रुप लगता है, कार्बन की चेन से जो ग्रुप लगता है उसके रेफरेंस में प्लस आई और माइनस आई डिसाइड किया जाता है। अगर कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो उस ग्रुप पे कौन सा चार्ज था तो आंसर इज पार्शली पॉजिटिव का चार्ज था, इसलिए इसको प्लस आई बोला गया। ठीक है, तीसरी बात कि भाई सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज किस पे होगा तो C1 पे होगा, उसके बाद C2 पे होगा और उसके बाद C3 पे होगा। ये तुम कुछ इस तरह छोटे बच्चे की भाषा में समझो कि इसने 100 रुपये फेंका, 100 रुपये में से कार्बन फर्स्ट वाले ने 50 रुपये जेब में रख लिया, 50 रुपये आगे बांटे। अब इस भाई साहब ने अपने पास 25 रखा और इसको बांटे 25, तो यहाँ पहुँचा 0, यहाँ हल्का पहुँचा भी होगा, चौथे को तो कुछ पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है कि। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहने का सेंस मेरा ये है कि जो सबसे क्लोजेस्ट होता है ग्रुप के से वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचता है और उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे हाई होती है। तो इन टर्म्स ऑफ अगर आपसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूछता है तो ये बात याद रखिएगा कि जो ग्रुप के जितना ज़्यादा नियरेस्ट होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो C1 की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो C2 से ज़्यादा और C2 वाली की बेटा C3 वाली से ज़्यादा। ठीक है, अब देखो सवाल ये मन में आएगा कि सर कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को देते हैं, और अगर देते हैं तो कौन ज़्यादा देता है और कौन कम देता है। इसके लिए एक सीरीज़ दी गई है। ये सीरीज़ कम्प्लीटली मतलब कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड सीरीज़ है, और एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने की कम है। ठीक है, तो देखिए इस सीरीज़ को अपन लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट की सीरीज़। देखिए अगर मैं प्लस आई इफेक्ट सीरीज में बात करता हूं तो सबसे पहले कुछ पहले सीरीज है, ये आप सीरीज लिखते जाइएगा साथ साथ। ये सीरीज क्या कहती है, ये एक सीरीज ये कह रही है कि कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ईजिली या सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जबकि अगर मैं हाइड्रोजन को देखूं तो सबसे लीस्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या कहने का सेंस है कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। देखो पहले तो एक बात याद रखना, केमिस्ट्री का एक रूल है, बेसिक सा रूल है कि हर एक स्पीशीज अपने आप को न्यूट्रल करना चाहता है।
अगर मुझसे कोई पूछेगा कौन ज़्यादा स्टेबल, आयनिक या न्यूट्रल, तो बिना झिझक मैं बोलूँगा बेटा आंसर न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है या एनर्जी कम है। लेकिन अगर कोई स्पीशीज आयनिक है तो आयनिक पे डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कौन सा है, उस पर पॉजिटिव का चार्ज है या उस पर नेगेटिव का चार्ज है, और किस पे चार्ज है। जैसे मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने कहा कि किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है और किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सा चार्ज इस पे ज़्यादा इसको स्टेबलाइज कर रहा है। अब आप सोचिए, तो आपको सही से आंसर मिल जाएगा सर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब आपने इसका आंसर ये क्यों दिया, तो इसके पीछे ये है कि जो खुद इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव हो उस पर पॉजिटिव चार्ज अच्छी बात नहीं होती है। ये समझ लो चोर के घर में चोरी वाली बात है, ये एग्जाम्पल चोर के घर में चोरी वाला है। अब जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होते हैं वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचते हैं और उन पे ही कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कैसा लगेगा। तो ये है चोर के घर में चोरी होना। इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज। तो हर टाइम एक बात याद रखने वाली है, एक बात याद रखना, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अपने ऑक्टेट को पाना चाहेगा, मतलब न्यूट्रल आना चाहेगा, इसलिए मांगेगा इलेक्ट्रॉन। और किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बोलेगा जा मेरे इलेक्ट्रॉन तुरंत ले जा मुझसे। हर स्पीशीज हमेशा न्यूट्रल की तरफ भागेगी, पॉजिटिव वाला भी न्यूट्रल की तरफ भागेगा और बेटा नेगेटिव वाला भी न्यूट्रल की तरफ भागेगा। पॉजिटिव वाला न्यूट्रल की तरफ इलेक्ट्रॉन खा के भागेगा और नेगेटिव वाला न्यूट्रल की तरफ इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागेगा। अब आप जरा इस चीज को थोड़ा सा गौर करो तो आप ये फरमाओगे कि नेगेटिव चार्ज जो है सबसे पहले आ रहे हैं सीरीज में और उसके बाद आपके न्यूट्रल वाले आ रहे हैं। अब नेगेटिव चार्ज तो सर ये तीनों पहले आ गए, एकदम सही कहा आपने। अब आप ये बताइए कि सर कार्बन पे ही नेगेटिव वाला पहले क्यों आया, ऑक्सीजन वाला क्यों नहीं आया। ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव है वो पहले क्यों नहीं आया, OH नेगेटिव क्यों नहीं आया। तो देखो ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माना कि इसमें नेगेटिव अच्छी बात नहीं है, लेकिन चूंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसकी हिंदी होती है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की पावर है। क्या बोलूं, किसी ने कहा कि मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, तो अगर कोई तुमसे बोलता है कि फलाना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी हिंदी होती है कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी है और वो अपने नेगेटिव चार्ज इतनी ईजिली नहीं देगा। अब आप जानते हो कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ भी जाता है एज कंपेरिजन टू कार्बन तो वो स्टेबल है, वो देने की चांसेस नहीं है या इजीली नहीं डोनेट करेगा। जबकि यहीं पे बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए फटाफट डोनेट करेगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हो यार, ऑक्सीजन चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो थोड़ा लालची भी है, वो दूसरों के इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो उसको उतना देना में कंफर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं न्यूट्रल से कंपेयर करूं, किसे कंपेयर करूं, न्यूट्रल से कंपेयर करूं, तो भैया हाँ वो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना पसंद करेंगे। दैट्स वाई हमेशा याद रखना है CH2 माइनस, NH माइनस एंड देन आएगा आपका OH माइनस। ठीक, अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि सारे न्यूट्रल लगे हैं। न्यूट्रल में भी यहाँ पे भाई देख सकते हो 3-3 ग्रुप डोनेट करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप डोनेट करने के लिए बैठे हैं, यहाँ पे 1 ग्रुप डोनेट करने के लिए बैठा है। ठीक है, तो ये तीनों इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। लेकिन ये वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये याद रखिएगा, अभी जब अपन लोग इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा एहसास होगा कि मैं क्या करने आने वाला हूँ। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के अंदर ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। भाई हाइड्रोजन के आइसोटोप्स तुमने पढ़े हैं ना यार, 1,1, 1,2 और 1,3, तो ये वही वाली बात है, मास ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए ज़्यादा होगी, इसलिए ड्यूटेरियम ज़्यादा आ जाएगा और हाइड्रोजन सबसे पीछे चला जाएगा। तो इस सीरीज़ को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट की सीरीज़, और ये सीरीज़ हमको बताती है कि कौन कितनी ईजिली अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट करेगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलो
नेक्स्ट आएगा माइनस आई इफेक्ट के बारे में। अब आप जान चुके होंगे कि माइनस का सिग्निफिकेंस क्या कहता है। एकदम सही सोच रहे हो कि कोई ऐसा ग्रुप लगा हो कार्बन के साथ जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या चेन की रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा हो। जब बेटा ये ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस चेन से, या यूँ कहूँ कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, तो ये ज़्यादा खींचेंगे, और जब ज़्यादा खींचेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज पैदा होगा बेटा? पार्शली नेगेटिव का चार्ज पैदा होगा। और यहाँ पे कौन सा चार्ज पैदा होगा? पार्शली पॉजिटिव का चार्ज पैदा होगा। उसी तरह यहाँ पे आएगा पार्शली पॉजिटिव डैश, तो यहाँ आएगा डबल डैश और ट्रिपल डैश। हाँ, ये बात पहले की तरह ही है। जब पीछे कार्बन के फर्स्ट नंबर को इलेक्ट्रॉन मिला भी ज़्यादा था, तो इस बार चूंकि क्लोज है इसलिए लिया भी ज़्यादा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो फर्स्ट नंबर वाला ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैं इस बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो C3 की ज़्यादा है, C2 से और C1 की सबसे कम है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्लोज होगा उसको खींच उतना लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर कट है? अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर जिस तरह प्लस आई इफेक्ट की सीरीज है उसी तरह सर माइनस आई इफेक्ट की भी होगी। तो बट ऑब्वियस है यार, हमको ये भी तो देखना है कौन कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ऊपर से सोचो, अभी सीरीज में आ रहे हैं, एक में फ्लोरीन लगाओ एक में क्लोरीन लगाओ, तो लॉजिक सोचो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो तुरंत मन में आया होगा हाँ सर फ्लोरीन खींचेगा। रीज़न क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो अब सिर्फ फ्लोरीन क्लोरीन से तो काम चलेगा नहीं, और भी ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए माइनस आई इफेक्ट की भी सीरीज होती है, और ये सीरीज कुछ ज़्यादा ही तगड़ी है। तो आइए हेड डालिएगा माइनस आई इफेक्ट की सीरीज। अब ये सीरीज कैसे काम करती है तो देखिए, कुछ ज़्यादा ही लंबी सीरीज है ये। फाइनली आ जाएगी। अब आप इस सीरीज में ऑब्जर्व ये कर रहे हो कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये दिखा रहा है और सबसे लीस्ट में प्लस आई इफेक्ट ये दिखा रहा है। ठीक है, इवन इससे अगर मैं पहले और एक लिख दूं तो ये भी कोई बुरा नहीं होगा लिखना। ठीक है, OH पॉजिटिव कर लो किसी रीज़न से। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे पॉजिटिव वाले पहले आ रहे हैं और फिर न्यूट्रल वाले आ रहे हैं। एकदम उसका रिवर्स आंसर है। वहाँ हमने देखा था कि पहले कौन से आ रहे हैं? नेगेटिव वाले आ रहे हैं, और यहाँ हम देख रहे हैं पहले कौन आ रहे हैं? पॉजिटिव वाले आ रहे हैं। अब उल्टा है, सोचो कि अभी मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज चोर के घर में चोरी के बराबर है, कहा था ना? ठीक है, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज भी है। आप बताइए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर किसकी? तो सही सोच रहे हो, ऑक्सीजन की खींचने की पावर नाइट्रोजन की खींचने की पावर से कहीं ज़्यादा है। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि ऑक्सीजन को जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा, और उसके बाद ये आएगा। उसमें भी देखो यहाँ पे क्या लगा दिया है, किसी ने फ्लोरीन लगा दिया है। अब एक तो मैं बर्बाद, और मेरे बर्बादी के साथ कौन लगे हैं? फ्लोरीन लगे हैं। फ्लोरीन भाई साहब मुझे और बर्बाद करेंगे, खींचेंगे, फ्लोरीन मेरे इलेक्ट्रॉन्स और खींचेंगे, इसलिए मैं और बर्बाद हूँगा, इसलिए मैं तुम्हारे चेन के
और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचूंगा। इसलिए देख सकते हो कि सीरीज़ में ये पॉजिटिव चार्ज पहले आ रहे हैं, फिर ये न्यूट्रल वाले हैं, ये हमारे हेलोजेंस हैं। ये याद रखना कि OR और OH में OR की को OH से पहले रखा गया है। अब आप बोलोगे सर OR में ऐसा क्यों है, तो थोड़ी सी अगर केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी नॉलेज हो, फर्क पड़ता है एंगल का, थीटा का। यहाँ का थीटा इस कंपेयर के थीटा में, यहाँ का थीटा यहाँ के थीटा के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और चूंकि यहाँ का थीटा, अगर मैं थीटा 1 है और यहाँ का थीटा 2 है, तो थीटा 1 जो है ना बेटा, वो थीटा 2 से ज़्यादा है। अब इसे क्या होगा, तो अगर थीटा 1 ज़्यादा होगा तो उसमें S करेक्टर ज़्यादा होंगे, और S करेक्टर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो -I इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ये बात याद रखना। लोगों को ऐसे मन में फीलिंग आती है कि सर OR तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये खींच कहाँ रहा है। अरे यार, ये प्रॉपर एंगल पे नहीं है, ये बहुत कम लोग बात जानते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर एंगल पे नहीं है, ये खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और खींचने की वजह से थीटा बढ़ा रहा है, थीटा बढ़ाने से S करेक्टर बढ़ रहा है, और S करेक्टर इनडायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है। और ये मैंने कहाँ बताया है, तो रिक्वेस्ट है भाई, जिसने नहीं देखा है तो केमिकल बॉन्डिंग में देखो, बहुत बढ़िया से, बहुत मजे से मैंने पढ़ाया है इसको, ठीक है। तो ये दो बातें हुई इंडक्टिव इफेक्ट को लेके, ये सीरीज याद रखनी है आपने। और फाइनली इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, ये दोनों उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इसका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। मन में सवाल आएगा सर एग्ज़ाम में कैसे सवाल आएंगे, आप मुझे सीधे ये बताओ। तो आओ अपन लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का अपन लोग एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं। कैसे एप्लीकेशन, कहाँ काम करेगा, कैसे काम करेगा, एकदम शिद्दत से देखते हैं। इसको जानने से पहले एक रूल जान लीजिए, इस रूल को बोलते हैं DNP रूल। दैट इज D denotes for distance, N denotes for number of I group, and P denotes for power। मेरी मानिए, जिसने इस बात को समझ लिया उसका क्वेश्चन यूं खत्म हो जाएगा। सबसे पहला प्रेफरेंस हम लोग डिस्टेंस को देते हैं, उसके बाद अगर डिस्टेंस बराबर है, जिनमें 2 में आप कंपेयर कर रहे हो या फलाने 10 में आप कंपेयर कर रहे हो, अगर डिस्टेंस बराबर है तभी आप जंप करोगे नंबर ऑफ आई ग्रुप में, और अगर नंबर ऑफ आई ग्रुप में बराबर है तब आप जंप करोगे पावर में। याद रखना, ये जो पीछे सीरीज गई हैं ये पावर के टर्म्स में गई हैं, ये पावर के टर्म्स में गई हैं। जो पीछे हमने सीरीज बात की प्लस की चाहे माइनस की, ये मैं प्लस की बात की और ये मैं माइनस की बात की, ये दोनों सीरीज आपकी पावर के टर्म्स में गई हैं, लेकिन इनका इंडिविजुअल इफेक्ट डिस्टेंस और नेबर से कम है। क्या मैं बकवास कर रहा हूं? तो आओ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। लेट सपोज करो किसी ने मुझसे पूछा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताओ। तो देखो यार, कार्बोकैटायन कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है? और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हमने कहा बहुत बढ़िया, जरूरत है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि यहां पे लगाया मैंने पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बाद मैंने यहां लगाया एक मिथाइल ग्रुप, ये मान लिया मैंने इसको A। दूसरे केस में मैंने पॉजिटिव चार्ज वहीं रखा लेकिन मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बदल दी, इसको मैंने नाम दिया B। और तीसरा केस में यहां लिख रहा हूं, मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया और पॉजिटिव चार्ज लगाया A, और इसका ऑप्शन मैंने C दिया। अब आप लॉजिकली बच्चे सोचना ये है कि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आपने कहा सर सही है। मिथाइल ग्रुप कैसे ग्रुप हैं, किस ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं? तो आंसर है प्लस आई की कैटेगरी में आते हैं, ये डोनेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखोगे? डिस्टेंस देखोगे। इमेजिन करो किसी ने कहा सर एक CH3 और यहाँ लगा है, मान लेना इसी क्वेश्चन में किसी CH3 और लगा है यहाँ पे, और एक ने कहा सर लीजिए सर CH3 एक यहाँ लगा है। अब लोगों के मन में क्या सवाल आता है कि सर यहाँ पे तो 3 डोनेट करने वाले हैं,
यहाँ पे सर 2 डोनेट करने वाला है और यहाँ पे सिर्फ सर 1 डोनेट करने वाला है। अब जिनके मन में ये है कि सर सी ज़्यादा कार्बोकटायन को स्टेबलाइज करेगा तो गलत सोच रहे हो। मैंने क्या कहा, आपको हमेशा फॉलो करना है डिस्टेंस देन नेबर एंड नंबर ऑफ ग्रुप एंड देन पावर। पहले आपको क्या चेक करना है, डिस्टेंस। जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा, भले ही उसका पावर कम हो, वो नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे कितना क्लोज लगा है। बेटा यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर पे लगा है, ये सेकंड नंबर पे लगा है, इस कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में ये भाई साहब थर्ड नंबर पे लगा है। तो ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन है, दैट इज़ फर्स्ट नंबर वाला। इसलिए पावर फर्स्ट नंबर वाले की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड नंबर वाले की, फिर थर्ड नंबर वाले की। भले ही कार्बोकटायन यहाँ पे एकदम दूर है सी वाले में, ठीक है, इससे मैटर नहीं करता। क्या आपको देखना है, आपको डिस्टेंस देखना है बच्चे, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे मेरा एक CN लगा हुआ है, यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ मेरा फ्लोरीन लगा है। और सर बेटा यहाँ मेरा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, और वो भी भाई साहब चलो सर 2-2 फ्लोरीन लगे हैं। अपनी मर्जी की एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं स्ट्रक्चर A बोल देता हूँ, इसको मैं स्ट्रक्चर B बोल देता हूँ और इसको स्ट्रक्चर में C बोल देता हूँ। और सवाल फिर से वही मुझसे करता है कि कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बता, ठीक है। अब देखो लॉजिक सोचना कि CnF और Cl कैसे ग्रुप हैं बेटा। तो ये तीनों ग्रुप जो मैंने लिए हैं ये सारे -I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं। अब एक बात बताओ, कार्बोकटायन के फेवर में होगा -I या नहीं? कार्बोकटायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और माइनस क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है। तो मैं तो पहले ऐसे बोल दूं क्या कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। पहले तो ये बात बोल दूं, क्लियर कट है। मतलब ये तीनों ही बर्बाद करेंगे इसको। अब आपको ऐसा फीलिंग आएगा तो साइनाइड तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बर्बाद करेगा। तो सबसे अनस्टेबल कार्बोकटायन कौन सा हुआ, ये। लेकिन आप गलत सोच रहे हो। मैंने क्या कहा, क्या चेक करोगे, डिस्टेंस नेबर पावर लगाओ, DNP। डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट कौन है, ये देखो 1 नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे लगा है। यहाँ पे आपके नेबर मतलब यहाँ पे 2 नंबर पे लगा है और यहाँ पे 3 नंबर पे लगा है। तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट कौन है, ये। तो बर्बाद ज़्यादा कौन करेगा, C। सबसे कम बर्बाद कौन करेगा, A। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन इन तीनों में हुआ A, देन B एंड देन C। बच्चे बाबा सवाल करते हैं, सर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन से फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं देखना यार। ये सब देखो ही नहीं, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम है, सब बाद की बातें हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर ये सब बाद में आएगा, पहले DNP फैक्टर आएगा। मेरी बात समझ पे आ रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या चाह रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक डेमो दिया है कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को। बहुत सारे तरीके होते हैं कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को समझने के लिए, उसमें से सिर्फ मैंने एक बेसिक सा उठाया है। क्लियर कट है, ओके। अब आओ, यही चीज अगर मैं बोलता हूं कि सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के बारे में, ठीक। बेटा कार्बन पे कौन सा चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज। अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज अच्छी बात नहीं है, तो वो अपने नेगेटिव चार्ज डोनेट करना चाहेगा, ले जाओ मुझसे। और उसके लिए हेल्प कौन करेगा, -I इफेक्ट। एकदम सही सोचा। तो पहले तो ये लिखवाओ कि सर स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बन आयन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, -I इफेक्ट है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, +I इफेक्ट है। +I के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर कट है। आओ एक क्वेश्चन करते हैं।
अपनी मर्जी से लेता हूँ सब। ले लो चलो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और चलो एक डी भी ले लेता हूँ। कुछ भी कर रहा हूँ ना, मजा आ रही है ना। अब आपसे क्वेश्चन में मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन करो। वीडियो को पॉज करना और फिर सोचना कि क्या हो रहा है। ठीक है, मैं अभी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके करना, हम्बल रिक्वेस्ट है। देखो सब में पहले तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है ना, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, कुछ बोलने की जरूरत तो नहीं है ना। यहाँ यार नेगेटिव नहीं लगाया, सॉरी। 1 2 3 कार्बन, ठीक है। क्या रूल अप्लाई करोगे बोलो? आंसर है सर DNP अप्लाई करूंगा। क्या देखूंगा? सबसे पहले डिस्टेंस, सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे कौन बैठा है, तो देखो सर ए बैठा है, फर्स्ट नंबर पे डायरेक्टली बैठा हुआ है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट का असर किसका पड़ेगा, तो ए का पड़ेगा, एक खटक से खींचेगा। इसलिए सबसे पहले नंबर पे क्या आएगा बेटा, ए आएगा। आया। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज इन में देखो बी और डी में दोनों में डिस्टेंस सेम है, सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ आई ग्रुप देखेंगे, तो नंबर ऑफ आई ग्रुप भी सेम है। देखो दोनों फ्लोरीन है और यहाँ पे दो, एक NO2 एक CN है, 2 हो गए। अब क्या देखें, अब हम देखेंगे पावर। भाई डिस्टेंस भी बराबर था, सेकेंड और फोर्थ बात कर रहा हूँ, मतलब बी और डी बात कर रहा हूँ। डिस्टेंस भी सेम था, नंबर ऑफ ग्रुप भी सेम थे। अब असल में आएगी बात पावर की। अब तुम बोलो कि किसकी पावर ज़्यादा, तो बट ऑब्वियसली सर यहाँ पे NO2 और CN लगा हुआ है और वहाँ पे सिर्फ क्या लगा है, फ्लोरीन लगी है। तो ज़्यादा पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट के रूल के हिसाब से CN और NO2 है, तो ज़्यादा खींचेगी। इसलिए इसके बाद क्या आएगा, D, और D के बाद आएगा B, और लास्ट में आएगा आपका C। C को लास्ट में क्यों किया पता है? C को इसलिए किया क्योंकि डिस्टेंस बहुत दूर था। क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी तरीका है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो। मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, कितना भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन ज़रूर लगाया करो, और क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको एहसास होगा कि आप कितने सही हो या कितने गलत हो। ठीक है, बढ़े आगे, बढ़े आगे। सभी लोग जो वीडियो को देख रहे हो यार, मेरी एक PYQ सीरीज चल रही है अनअकैडमी ऐप पे। रिक्वेस्ट है अनअकैडमी ऐप पे जाओ और मेरी PYQ सीरीज को अटेंड करो। रोज रात के 9 बजे एवरी डे 9 PM पे सीरीज चलती है। ठीक है, आप मेरा नाम सर्च करिए धीरेन क्षेत्रपाल, वहाँ पे जाइए और मेरी बहुत अच्छी PYQ सीरीज़ की वीडियो देखिए और लाइव क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट मैं पढ़ाता हूँ। मान ले क्वेश्चन और करता हूँ, थोड़ा टफ सवाल है। अब आपसे बोल रहा है कि अगेन इन तीनों मेंबर्स को स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में अरेंज करो। अगेन वीडियो पॉज करना, सोचना और फिर जवाब देना। तीनों में एक ही बात डिफरेंस देख पा रहे हो कि यहाँ पे अल्काइन ग्रुप लगा है, यहाँ पे अल्कीन ग्रुप लगी है और यहाँ पे आपकी अल्केन ग्रुप है। बाकी तो सब में सब कुछ सेम है। तो इधर वाले में SP या यूँ कहूँ S करेक्टर 50% है, बात मान लोगे। इधर वाले में बेटा S करेक्टर जो है आपका वो 33.3% है और इधर वाले में 25% S करेक्टर है। अच्छी तरह ये बात केमिकल बॉन्डिंग में मुझसे सीख के आए हो कि जिसका ज़्यादा S करेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा उसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। अब आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो आंसर है सर चाहिए। लेकिन ये भाई साहब क्या बैठे हैं, कौन बैठे हैं, ये बैठे हैं लूज कराने वाले, इसके खींचेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ये बोलेगा मैं बर्बाद हूँ, ये बोलेगा तेरी ऐसी की तैसी मैं तुझे और बर्बाद करूँगा। तो एक तो मैं बर्बाद हूँ, उसके बाद तुम मुझे और बर्बाद करोगे तो मेरी स्टेबिलिटी क्या होगी, एकदम कम हो जाएगी।
यहां फिर भी देखो राहत मिल रही है, 25% वाले खींचने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया? सी, उसके बाद बी और उसके बाद हो गया ए। तो यहाँ पे मैंने हाइब्रिडाइजेशन फैक्टर निकाला, एट द एंड है वही इंडक्टिव इफेक्ट का रोल। क्लियर कट है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एप्लीकेशन है मेरे पास, जितने एप्लीकेशन करोगे तुम थक जाओगे। ठीक है, आओ एक एप्लीकेशन और दिखाता हूं, एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑल्दो मैं एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पे बहुत तगड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, उसको वहां पे बहुत डेप्थ में समझाऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर बात कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे इंडक्टिव की एप्लीकेशन से देखा जाता है। ठीक है, आओ, ये बात तो सबको पता है यार कि अगर मैं बोलता हूं कि अल्कोहल एक एसिड है, तो अल्कोहल एक एसिड इसलिए है कि आप उसके H+ आयन को लूज करने की कैपेसिटी रखते हो, बॉन्ड को ब्रेक करने की आपके पास पावर है। ये बात मान लोगे कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे पार्शली नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज है और यहाँ पे बेटा पार्शली नेगेटिव का चार्ज है। थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है हमने, फिजिक्स में एक फॉर्मूला पढ़ा है, F = K Q1 × Q2/r²। कोलम्बिक फोर्स, सही बोल रहे हो तुम। ठीक है, अब यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। जितना ज़्यादा इनके बीच में फोर्स होगा उतना बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, और जितना बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है उतना वो लेस एसिडिक है। ठीक है, इसका मतलब मेरा मोटिव ये होना चाहिए कि मैं इस बॉन्ड को खींच के तोड़ दूं। जितना ईजिली मैं बॉन्ड को खींच के तोड़ूंगा उतना ये R की वैल्यू बेटा बढ़ेगी और उस वजह से फोर्स क्या होगा? कम होगा। सड़क से बात को पकड़ गए होगे तुम कि अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता हो, वो इनकी बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगा और बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। बात मान लोगे? श्योर शॉर्ट है ना ये बात? अगर ऐसा है तो मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि जो जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। क्लियर कट है? क्या बोला मैंने? जो -I इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे वो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे। ओके, एग्जाम्पल लेता हूं। मान लेना यहां पे मैंने लेट्स सपोज करो लगा दिया फ्लोरीन, यहां लेट्स सपोज करो लगा दिया मैंने, पहले नंबर ऑफ कार्बन सेम है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एग्जैक्टली सेम है यार। यहां पे मैंने लगा दिया ऐसे, और लगा दो लो। ठीक है, और एक NO2 मैंने यहां लगा दिया। मैंने आपसे पूछा बस एक बेसिक सा सवाल कि इन तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ठीक है, क्या देखोगे? एक ही रूल है, उसको दिमाग में फिट कर लो, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप एंड पावर। आओ भाई साहब, तुम्हें सामने दिख रहा है कि ये सबसे दूर डिस्टेंस पे है, इसका असर सबसे कम हो जाएगा, जबकि ये एग्जैक्टली फर्स्ट नंबर पे है और ये भी फर्स्ट नंबर पे। और भाई साहब इसमें तो 2 लगे हैं यार, 2 छोड़ 3 लगे हैं। तो ये तो देखो डिस्टेंस से भी जीत गया, नंबर ऑफ ग्रुप में भी आ गया कि नहीं आ गया? अब आप देखो, ये दोनों क्लोरीन का जो -I इफेक्ट होगा वो बहुत तगड़ा होगा। अब बेटा अगर ये -I इफेक्ट तगड़ा हुआ तो इस बॉन्ड को खींचना, या यूं कहूं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना, जिससे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। और जितना इजी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। बहुत सिंपल था यार, सड़क से आंसर आया। बोल दो, दैट इज बी, उसके बाद क्या आएगा? ए, और लास्ट में आएगा तुम्हारा आंसर सी। देख सकते हो इसकी औकात तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब पावर तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन दूर था इसलिए असर नहीं दिखा पाया। इसलिए याद रखना, पावर अपनी जगह है, पहले पास तो आओ। मैं तुमसे इलेक्ट्रॉन लेना चाहूँ तो मैं 10 किलोमीटर दूर हूँ तो काहे के इलेक्ट्रॉन लूँगा, लेकिन तुम्हारे एकदम बगल खड़ा हूँ तो खींच लूँगा।
भले ही मेरी पावर कम है। इसलिए पावर का जो फैक्टर है वो डिस्टेंस और नेबर से कम पड़ जाता है या नंबर ऑफ मेंबर से कम पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए माइंड से ये कीड़ा निकाल दो कि यार सर हमने तो पढ़ा है NO2 की पावर बहुत ज़्यादा है, पढ़ा है, लेकिन पावर फैक्टर डोमिनेट करेगा ही कब, जब वो क्लोज होगा। क्लियर कट है ना। तो ये बेसिक सी बात मैं बता रहा हूँ, ये सारी बेसिक सी बातें इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस में आती हैं। अभी चूंकि आज मैंने टॉपिक का नाम दिया है द बेसिक, तो अभी मैं आपको स्पेशल अलग से पढ़ाऊंगा कि एस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, अभी तो मैंने बस बेसिक नॉलेज दी है कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस को यूज में लेते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर को बोलते हैं रेजोनेंस फैक्टर। ऐसे तो मेरे पास बॉन्ड लेंथ भी है, बॉन्ड ऑर्डर भी है, सब कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये मैं मान के चल रहा हूं कि रेजोनेंस क्या होता है, क्या रेजोनेंस की कंडीशंस होती हैं, तुम्हें आता है। देखो मैंने पहले कहा कि इस वीडियो में मैं सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक डालूंगा, इसका मतलब सारा नहीं पढ़ाने वाला, वो पढ़ाने वाला हूँ जो तुमको नहीं पता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं शुरू कर रहा हूँ रेजोनेंस फैक्टर को, लेकिन इसको बताने से पहले मैं मान के चल रहा हूँ कि रेजोनेंस के टाइप तुम्हें पता है, कितने टाइप की रेजोनेंस और कहाँ कहाँ रेजोनेंस ऑब्जर्व की जाती है ये तुम्हें पता है। कहाँ कहाँ पता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो देखो आपने पढ़ा है कि पहली कंडीशन जो होती है वो होती है पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड। पढ़ा है, नहीं है तो प्लीज रिक्वेस्ट है पढ़ लेना। अब मैं छोटे बच्चों की तरह ये सब बेसिक चीजें नहीं पढ़ाने वाला आपको। ठीक है, पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड छोड़ के फिर से पाई बॉन्ड। ठीक है, ऐसे आपकी जितनी मर्जी है बनाते चले जाओ, डंडे फंडे सब रेजोनेंस में जा रहे हैं। ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पाई बॉन्ड। दूसरी कंडीशन पाई बॉन्ड अल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज। ये कुछ ऐसा कहता है ये, ठीक है, ये पाई बॉन्ड है, ये अल्टरनेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, रेजोनेंस आपको करना होगा अगर आप उसका, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और मैंने खटक से इसका रेजोनेंस कर दिया। अब मैं रेजोनेंस करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन आपने पढ़ी है। ठीक है, सो दैट मैं इसके एप्लीकेशन में मजे ले सकूं। थर्ड आता है पाई बॉन्ड अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में क्या है, ये पाई बॉन्ड बनाया और ऐसे उठाया नेगेटिव चार्ज। ओके, क्लियर कट है। चौथी कंडीशन आएगी पाई बॉन्ड अल्टरनेट लोन पेयर, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसा ये है। ठीक है, आपने उठाया, ये इसके खटक से इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ये बॉन्ड मूवमेंट किया, एक सेकंड रुकना यार, है ना, इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ये उठा के बॉन्ड बना दो, ये ऐसे और ये ऐसे। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, ये सब आपको पता होंगी, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगला आएगा पाई बॉन्ड अल्टरनेट फ्री रेडिकल। इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अगला आएगा पाई बॉन्ड अल्टरनेट एम्प्टी ऑर्बिटल। यहां दिख रहा है, मेरी फोटो आ गई होगी, कोई बात नहीं। पाई बॉन्ड अल्टरनेट एम्प्टी ऑर्बिटल, इट्स समथिंग लाइक कुछ ऐसे समझ लो आप। ये ले लिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा लो।
अब आपने मेरी अगर केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो देखी होगी तो मैंने एक बॉन्डिंग पढ़ा है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। देखो पाई बॉन्ड अल्टरनेट एम्प्टी बॉन्डिंग की जगह आप इसको पाई बॉन्ड की जगह बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट एम्प्टी ऑर्बिटल। तो खड़क से आपने इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, बैक बॉन्डिंग हो गई। और जब ये बैक बॉन्डिंग हो गई तो बेटा कंडीशन कुछ ऐसी आ गई, ठीक है। और 7th कंडीशन, पाई बॉन्ड या देख लेते हैं पाई बॉन्ड अल्टरनेट एम्प्टी पी ऑर्बिटल। जैसे अगर मैं मान लूं कि ये मेरे पास ग्रुप लगा है, इसकी वैलेंसी खत्म कर देते हैं पहले तो। ये है, अब ये इसमें उल्टा होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अपने इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और दोनों की वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपने आप में भाई इसके पास क्या था, एम्प्टी पी ऑर्बिटल था कि नहीं था। उसको पाई बॉन्ड की जगह बोल दो नेगेटिव चार्ज डी ऑर्बिटल। जबकि ये वाला क्या था, पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर। ये भी एम्प्टी ऑर्बिटल था, दोनों ही एक टाइप के बॉन्डिंग है, क्लियर कट है। तो ये 7 टाइप के रेजोनेंस के फॉर्म आपको पता होने चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि रेजोनेंस को के एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, रेजोनेंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कैसे जज की जाती है। तो ये सब सारी बातें अपन लोग समझने जा रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी कैसे जज की जाती है, रेजोनेंस कैसा होता है, इन सब के बारे में अपन लोग देखेंगे। लेकिन रेजोनेंस एनर्जी को पढ़ाने से पहले मैं ये पढ़ा देता हूँ कि रेजोनेंस स्टेबिलिटी क्या होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस रेजोनेंस स्टेबिलिटी वाले टॉपिक्स में से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे काम करती है। देखिए रेजोनेंस तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है और कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, उसके लिए टर्म हम लोग रूल पढ़ते हैं। उस रूल को बोलते हैं रेजोनेंस स्टेबिलिटी रूल। ये रूल आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि जो आपने रेजोनेंस बनाया है वो स्टेबल है या स्टेबल नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि आपका किया हुआ रेजोनेंस सही है या गलत है, ठीक है। शुरू करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, कुछ बेसिक्स रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बना रहे हो आप। नंबर फर्स्ट कि एक न्यूट्रल स्पीशीज और एक आयनिक स्पीशीज, एक न्यूट्रल स्पीशीज और एक आयनिक स्पीशीज में से अगर मैं पूछूं कि ज़्यादा स्टेबल कौन, तो बट ऑब्वियस है यार, एक न्यूट्रल वाला एक आयनिक वाले से ज़्यादा स्टेबल है। जैसे 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 मैंने कहा, एक स्ट्रक्चर ये है, मान लेते हैं ए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर बी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर, ठीक है। बी वाला आपको दिख रहा है बेटा आयनिक है, लेकिन ए वाला बेटा आपको दिख रहा है न्यूट्रल है। तो एक न्यूट्रल स्पीशीज जो है वो आयनिक स्पीशीज से ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी रूल, न्यूट्रल मतलब ए स्ट्रक्चर जो है वो बी वाले से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। उसी तरह अगर आपने कहा कि सर मान लीजिए ए में और ये आ जाए, सर एक ये भी है, सर एक ये भी है, सर दोनों न्यूट्रल हैं, अब क्या करेंगे आप। तो याद रखना
if both are neutral, then number of pi bond जितने ज़्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी। क्या बोला? अगर न्यूट्रल, दोनों ही न्यूट्रल आपको मिल जाते हैं तो आप देखिए कि जिसमें जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे तो वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि यार इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं और बेटा इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं, आपको दिख रहे हैं साफ साफ, तो ये वाला स्ट्रक्चर इस वाले से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा सवाल दे दिया, एक ये है और एक ये है, इसको बोलते हैं अपन लोग ओपन चेन। और ये मेरी कैसी है बेटा? ये मेरी कैसी है? क्लोज चेन है। ठीक है। एक मेरी कौन सी है? ओपन चेन है और एक मेरी कौन सी है बेटा? क्लोज चेन है। तो क्लोज चेन का जो कॉन्जुगेशन होता है वो ओपन चेन के कॉन्जुगेशन से ज़्यादा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे किस फॉर्म में है? ओपन फॉर्म में है। यहाँ पे बेटा किस फॉर्म में है? तो बेटा क्लोज फॉर्म में है। इसलिए क्लोज वाले का जो कॉन्जुगेशन है, जो रेजोनेंस है, वो ओपन वाले से ज़्यादा है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी क्लोज वाले की ओपन वाले से ज़्यादा मानी जाएगी। तो आप ये मेरा बात देख पा रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ। पहले मैंने कहा कि जो न्यूट्रल स्पीशीज़ है वो ज़्यादा स्टेबल है आयनिक स्पीशीज़ से, लेकिन अगर दोनों ही न्यूट्रल हैं तो जो भैया जो ज़्यादा पाई बॉन्ड कंटेन करती है उसको कंसिडर करोगे। फिर मैंने कहा अगर मान लो चलो पाई बॉन्ड भी सेम है तो उस केस में डिपेंड करेगा ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ। अब उसी तरह अगर मान लो न्यूट्रल में आता है ए ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। न्यूट्रल ये भी है, न्यूट्रल ये भी है, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। तो जो एक कंटिन्यूअस वाला कॉन्जुगेशन है वो क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस कुछ ऐसा समझो आप कि क्रॉस क्यों इसको बोलता हूँ, तो देखो ये इसके 2 रास्ते हैं जाने के। एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है, मतलब ये रेजोनेंस यहाँ से भी कर सकता है और ये रेजोनेंस यहाँ से भी कर सकता है। तो उसके पास 2 रास्ते हैं। ठीक है, इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है क्रॉस। आप कोई बच्चे, छोटे बच्चे को तरह समझना हो तो बेटा कार जा रही है, कार के 2 रास्ते हैं, कार इधर भी मुड़ सकती है और कार इधर भी मुड़ सकती है, मतलब 2 साइड से कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, उसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और ये हमारा क्या है? सीधे सीधे कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन होगा, ये इसका और ये ऐसे होगा ना, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन। तो एक कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन और एक क्रॉस कॉन्जुगेशन में कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन वाला क्रॉस कॉन्जुगेशन से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि किस लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बातें नहीं हैं। बहुत लोग इस सबको नहीं पढ़ाते, वो सीधे निकल जाते हैं कि यार न्यूट्रल से पढ़ाया आयनिक पे निकल गए। अरे न्यूट्रल में तो बहुत सारी कंडीशन आ सकती है, तो ये सारी कंडीशंस को तुम याद रखोगे, ये न्यूट्रल्स में है। अब हम बात करते हैं अगर मान लो आयनिक आ गया, तो 2 आयनिक आ गए तो फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट है उसी में इफ बोथ आर आयनिक देन याद रखना कंप्लीट ऑक्टेट वाले का जो स्टेबिलिटी होगी वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से ज़्यादा होगी। क्या कहा मैंने? दोनों ही आयनिक हैं, लेकिन कंप्लीट वाले जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा एज कंपेरिजन टू जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, तो कंप्लीट वाले ऑक्टेट का जो
स्टेबिलिटी है वो इनकम्प्लीट से ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने मान लो एग्जाम्पल ले लिया एक, थोड़ी देर के लिए एक स्ट्रक्चर ये ले लिया और एक का स्ट्रक्चर ये ले लिया। ठीक है, मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को मैं स्ट्रक्चर ए बोल देता हूँ, इसको स्ट्रक्चर बी बोल देता हूँ। आप ऐसे क्वेश्चन में क्या देखोगे, आप देखोगे इनमें से किसका ऑक्टेट कंप्लीट है। देखना ध्यान से, यहाँ पे बेटा देख सकते हो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, बाकी इसके तो 8 है ही हैं, लेकिन इधर देखो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस वाले के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। ये तो देखना जानते हो ना कि 8 ऑक्सीजन के पास कैसे, तो भाई ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, 2 इधर से मिले 8, एक इधर से मिला 9 और एक पॉजिटिव वापस खा गया, तो ओवरऑल अल्टीमेटली कितने आए, 8 आए। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट है, ये वाला ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ज़्यादा स्टेबल क्या हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट वाला। हाँ, आपके मन में ये सवाल चल सकता है कि सर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये सब चीज़ें भाड़ में जाएं, बाद में देखना है सब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। पहले क्या देखोगे, बोलो पहले क्या देखोगे, पहले देखोगे कंप्लीट ऑक्टेट। जब तक आपका ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, इस बात का ख्याल रखना। एंड ऑलवेज अ कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर अगर वो आयनिक है तो इनकम्प्लीट से ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर ट्राई करिए। मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक कंडीशन ये है और मान लीजिए मेरे पास एक कंडीशन ये है। हाँ चलिए, ये 2 कंडीशंस आपके सामने देता हूँ। वीडियो को पॉज करिए और आप सोचिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल। दोनों आयनिक हैं, नो डाउट दोनों ही आयनिक है, लेकिन कौन ज़्यादा स्टेबल। तो आंसर इज यार साफ साफ दिख रहा होगा। इसमें जो है आपके पास कार्बन के कितने आउट ऑफ होते हैं, 6 होते हैं। 2 यहाँ से मिले 8, एक यहाँ से मिला 9 और एक यहाँ से हो गया 8, सॉरी 4 होते हैं, 4 2 6 एक साथ और वापस कितने आ गए 6, हम सॉरी, ठीक है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें जो है सभी के पास, इसके पास भी 8 है, इसके पास भी 8 है, मतलब ही नहीं है। तो देख सकते हो ज़्यादा स्टेबल कौन आ रहा है, बी ए से आ रहा है, क्योंकि फिर वही बात, कंप्लीट ऑक्टेट वाला इनकम्प्लीट ऑक्टेट से ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्लियर कट है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे। एक और क्वेश्चन ट्राई करिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मेरे सामने है, अब मान लो एक स्ट्रक्चर ये है बेटा और एक बेटा मान लो स्ट्रक्चर ये है, और हमसे कह दिया कि बता इनमें से किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। वीडियो को पॉज करो और लॉजिकली सोचो कि किसका स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है और क्यों, ठीक है। ओके, ट्राई करो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। हिंट दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहा हो। लेट सपोज करना इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर X बोल दे रहा हूँ, मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा इस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। क्लियर कट है, बात समझ में आ रहा है, एनी वाला प्रॉब्लम, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, अगर मान लीजिए इन केस कि दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तब क्या करें। तब उस केस में चार्ज देखोगे। इफ बोथ स्ट्रक्चर हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोथ हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, जो भी 2 हैं आपके साथ हैं उनका स्ट्रक्चर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो उस केस में याद रखना, यहां पे देखते हैं चार्ज कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। क्या बोला मैंने,
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तब जाके वो ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक स्ट्रक्चर ये है और एक स्ट्रक्चर ये है। अब इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है या इनकम्प्लीट ऑक्टेट या कंप्लीट ऑक्टेट जो भी है, यहां पे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, अब क्या करोगे, अब देखो यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और यहां पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो आपके हिसाब से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? एकदम सही सोच रहे हो, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज किस पे अच्छा? तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसलिए इन दोनों स्ट्रक्चर में से ये स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर के कंपेयर में ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। क्लियर कट? ये तब देखोगे जब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा या ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। सबसे पहले याद रखना, आयनिक जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप ऑक्टेट का ख्याल जरूर रखोगे, ऑक्टेट को पहले कंसीडर करोगे और इन सभी को बाद में कंसीडर करोगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर ये भी अपनी जगह सेटिस्फाई हो जाता है तो फोर्थ कंडीशन होती है चार्ज का सेपरेशन। चार्ज का सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन कंसेप्ट हमको ये सिखाता है कि भैया बचपन से पढ़ के आए हो कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्जेस होते हैं वो रिपल करते हैं। पढ़ा है ना? अब अगर मैं इस कंसेप्ट को फॉलो करूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव जितना क्लोज होंगे उतना क्या होगा, रिपल्जन बढ़ेगा। जबकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, अट्रैक्शन आएगा। तो बट ऑब्वियस है पॉजिटिव और नेगेटिव वाले जितने ज़्यादा पास हों वो ज़्यादा अच्छा है। और या यूँ कहूँ कि अपोजिट चार्ज पास हों और सेम चार्जेस बेटा दूर दूर हो, तो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन का कंसेप्ट अपने आप काम करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उठाते हैं। इन सारे क्वेश्चन में हो सकता है जितने कंसेप्ट अभी तक पढ़ाए वो सारे लग जाएं। आओ लगाते हैं। मैं फिनॉल के स्ट्रक्चर का रेजोनेंस करने जा रहा हूं। मैं इसका रेजोनेंस बना रहा हूं, मान के चलो तुमको आता होगा यार। और एक फाइनली कुछ ऐसे, मैं इनको स्ट्रक्चर नंबरिंग कर देता हूं। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। अब आप वीडियो को पॉज करो और ये सोचो कि इनमें से किसको स्टेबिलिटी में अरेंज करना है, मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल पहले कौन, फिर बाद में कौन। ठीक है, तो क्या देखोगे, पहले क्या सिखाया था? सबसे पहले देखो न्यूट्रल, कौन कौन दिख रहा है न्यूट्रल, पहला दिख रहा है और पांचवा दिख रहा है। तो पहला और पांचवा तो दूसरे, तीसरे और चौथे से तो ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले को और पांचवें को बराबर कर दें। अच्छा, बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया ये भी वही चीज़, ये भी वही चीज़ है, फॉर्म में बस चेंज हुआ है। तो पहला बराबर पांचवा। ठीक है, अब सोचो कि आयनिक है, आयनिक पे आओ तो देखो कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट है और किसका नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, देख सकते हो। इसका भी ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 1 9 वापस 8 इलेक्ट्रॉन, सभी में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सभी का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। ठीक है, ओके, बात समझ में आ रही है? अब अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो क्या देखेंगे,
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे तीनों पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब तीनों ही बर्बाद हैं, तो ये भी काम खत्म हो गया। अब क्या करें? अब लास्ट रूल बचा है मेरे पास कि अपोजिट चार्जेस जो हों वो पास पास हों और सेम चार्जेस जो हों वो दूर दूर हों। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो चार्ज घूम रहे हैं, एक पॉजिटिव घूम रहा है और एक नेगेटिव घूम रहा है। तो यहाँ पे सेकंड वाले में और इवन यही चीज़ फोर्थ वाले में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या है? पास पास हैं, मतलब 2 बराबर बेटा क्या हो गया? 4 हो गया। और जो लास्ट में फंसा वो फंसा 3 इसलिए लास्ट में फंसा क्योंकि 3 में अपोजिट चार्जेस जो थे वो एकदम दूर दूर थे। ठीक है, तो देख सकते हो आपने एक क्वेश्चन किया और इस एक क्वेश्चन में आपने कितने सारे कंसेप्ट को अपने अंदर में ले लिया। केमिस्ट्री यही है यार कि आप कंसेप्ट का ख्याल रखो। ऐसे मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कोशिश करो PYQ सीरीज़ को ज्वाइन करो। ठीक है, जो मैं PYQ सीरीज़ चला रहा हूँ उसको ज्वाइन करो, उस पर आओ और वहाँ देखो, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं इस पर। ठीक है, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज बेसिक चीज़ों के लिए इतना काफ़ी था। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा एरोमेटिसिटी। ठीक है, वीडियो 2 को देखने के लिए ये इसको ख़त्म कर लेना, तब आप वीडियो 2 को अच्छी तरह समझ पाओगे एरोमेटिसिटी को। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। मेरा कोड ज़रूर याद रखिएगा, दैट इज़ धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड से ही आपको 10% का इंस्टा डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी फ़ीस 30K से तुरंत 27K हो जाएगी। ठीक है, कोड को मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हिट आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।